हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुसाइद मलिक। और जैसा कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एलर्जी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंसरस डिजीज़ के बारे में। कैंसर क्या होता है, कैसे कॉज होता है। बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि कैंसर के क्या इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसको चलिए हम देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, ये लेक्चर के बाद में आपको वो नीचे DPS सॉल्व करने को मिलेगा, जो कि गूगल फॉर्म में होगा, तो उसको जरूर आप सॉल्व करें। चलिए हम कैंसर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्लोबली कैंसर जो है, जितनी भी डेथ्स हो रही है उसमें से अगर 6 डेथ हो रही हैं, तो उस 6 डेथ्स में से एक डेथ मतलब कैंसर के थ्रू हो रही है। समझ रहे हैं आप? वन आउट ऑफ 6 इज ड्यू टू कैंसर। मतलब 6 डेथ्स में से 6 लोगों की अगर मौत हो रही है, तो उसमें किसी भी डिजीज की वजह से, तो एक उसमें से पक्का कैंसर की वजह से हुई है। आगे हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस दिखा रखे हैं। मैं एक बार फिर से साइड में हट जाता हूँ, आप लोग देखिए। सबसे ज़्यादा इसमें देखिए मैप में एशिया में ही दिखा रखा है कि मतलब इतनी परसेंट डेथ हुई है, अराउंड 8,75,000, 4,23,000, इस तरीके से मतलब नंबर दे रखा है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं। ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये WHO की तरफ से ली गई है। मैं फिर से यहाँ पर साइड में हटना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट में भी आप लेते हो। चिल्ड्रंस डायग्नोज विद कैंसर विल डाई विद इन 5 years। मतलब अब देखिए, 5 बच्चों में से एक बच्चे की कैंसर से डायग्नोज हो रहा है 5 ईयर की एज तक। 80% ऑफ ऑल फंड्स रेज्ड बाय द PCRF गो डायरेक्टली टू पेडियाट्रिक कैंसर रिसर्च। अब जितना भी इसमें फंड मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो मतलब 80% उसके कैंसर रिसर्च में जा रहा है। 3 out of 5 चिल्ड्रंस डायग्नोज्ड विद कैंसर सफर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लेट ऑनसेट साइड इफेक्ट्स। तो ये दिखा रहा है, मतलब सब पर्टिकुलर डेटाज दे रखा है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब अपना लेक्चर की तरफ कैरी ऑन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैंसर क्या है। बेसिकली कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि देखिए ट्रांसमिट नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दूसरे ये जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर किसी के पेरेंट्स को थी, तो उसको उसके होने के चांसेस डॉटर के या मतलब सन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और व्हाट इज़ कैंसर, मतलब कैंसर है क्या? कैंसर एक्चुअली क्या है, हमारी जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, ये जो डिवाइड करती है, तो इनके पास में एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की। मतलब एक नंबर तक ये मल्टीप्लाई करेंगी, उसके बाद में फिर ये मल्टीप्लाई करना बंद कर देती है, क्योंकि मतलब नहीं तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स मतलब सेल में लिमिटेड होता है बॉडी में, तो वो न्यूट्रिएंट मतलब खत्म ना हो जाए, इसलिए मतलब कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, एक नंबर के बाद डिवाइड करने के बाद सेल डिवाइड नहीं करेगी। लेकिन कैंसरस सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो ये प्रॉपर्टी मतलब भूल जाती हैं या लॉस्ट कर देती हैं, ये जेनेटिक एरर की वजह से, म्यूटेशन की वजह से। तो फिर होता क्या है, सेल्स अनलिमिटेड मतलब मल्टीप्लाई करती हैं, और वो सेल्स कभी मरती नहीं, इमॉर्टल होती हैं। और कभी भी मतलब अगर इमॉर्टल होने का मतलब अमर होने का कुछ भी लॉ निकलेगा या कुछ भी ऐसा पॉसिबल होगा, तो वो सिर्फ कैंसरस सेल के थ्रू ही होगा। देखिए कैंसर्स अब क्या कैसे होते हैं इंडिया में या किसी डिफरेंट कंट्री में। लंग्स एंड ब्रीस्ट cancers were the most common cancers worldwide, each contributing about 12.3% of the total number of new cases diagnosed in 2018। अब देखिए, लंग कैंसर 12.3% मतलब जो टोटल कैंसर होता है उसमें से 12.3% लंग कैंसर होता है, और ब्रीस्ट कैंसर होता है 12.5%। ये 2018 का डेटा है। कोलोरेक्टल कैंसर मींस कोलोन का कैंसर वाज थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द 1.8 मिलियन न्यू केसेस इन 2018। 19 और 20 का डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, तो मतलब 18 लाख मतलब क्या दिखा रखे हैं, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब कोलोन में होने वाले कैंसर को दिखा रखा है। ये देखिए, ये डेटा दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। ऑल कैंसर्स 17 लाख मतलब टोटल कैंसर्स दिखा रखे हैं। 2 लाख मतलब अराउंड लंग्स कैंसर है। कोलोरेक्टल 1,80,000, प्रोस्टेट 1,27,000, स्टमक मतलब डिफरेंट टाइप्स के कैंसर दिखा रखे हैं। ये देखिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे लंग्स में कैंसर दिखा रखा है, मतलब मल्टीप्लाई सेल्स कर रही हैं, बड़ी लार्ज क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है। अब ग्लोबल कंसर्न कैंसर इंसिडेंस इन मैन। अब मैन में जो ग्लोबली कंसर्न
कैंसर के जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। लंग कैंसर, the most common cancer in the man worldwide, contributing 15.5% of the total number of new cases diagnosed in 2018। 2018 का डेटा ये बताता है कि 15.5% जो मेंस में कैंसर हुआ वो लंग कैंसर था। The top three lung, prostate and colorectal cancers contribute 44.4% of all cancer, excluding non-melanoma skin cancer। मतलब देखिए स्किन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया और अपना प्रोस्टेट कैंसर मेल में जो हो गया वो अराउंड 44.4% डेटा कवर कर रहा है कैंसर होने का। और इस सबका राज कहाँ पे छुपा हुआ है? इस डीएनए के अंदर। ये जो डीएनए मतलब दिखा रखा है डीएनए, इसमें ही बेसिकली किसी स्ट्रैंड में चेंज आ जाने के कारण कैंसर कॉज हो जाता है, मतलब म्यूटेशन कॉज हो जाता है। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे डीएनए कैसे मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात होगी। ये देखिए कोलोरेक्टल कैंसर दिखा रखा है, ये कैप्सूल एंडोस्कोपी करके डायग्राम निकाला गया है। ये देखिए ये दोनों साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, त्सुको होंजो और जेम्स एलिसन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको 2018 का नोबेल प्राइज दिया गया है। इन्होंने ऑटोफेगी के बारे में बताया कि ऑटोफेगी कैसे इंपॉर्टेंट है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ये देख लेते हैं। The 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to cancer immunotherapy researchers James P. Allison, PhD of the University of Texas and Adelson Cancer Centers and Dr. Tsuyu Honjo of the Kyoto University in Japan। ये जापान के साइंटिस्ट थे। ये इन्होंने क्या इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताया। इम्यूनोथेरेपी मतलब वो प्रिंसिपल होता है ट्रीटमेंट करने का जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम को हम बता रहे हैं कि मतलब किसी भी मतलब डिजीज के लिए अगर इम्यूनोथेरेपी हो रही है तो इम्यून सिस्टम को ही हम एक्टिवेट कर दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज, पैथोजन या कोई म्यूटेशन जो कॉज हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एलिसन एंड होंजो वर ऑनर्ड फॉर देयर वर्क ऑन uncovering ways of activate the immune system to attack cancer, breakthrough in developing new cancer treatments। और एलिसन और होंजो ने बताया कि ये लोग इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हेल्प लेकर ये जो नई कैंसरस सेल्स हैं उनको डीएक्टिवेट करने में मदद करेंगे। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2018, ये दोनों के फोटोग्राफ्स दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों साइंटिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं। अब एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब ये एक जानलेवा मतलब बीमारी है जिसका मेजर कॉज मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये उन टॉप की मतलब डिजीज में से एक डिजीज है जिससे मतलब ग्लोबली बहुत सारे पर्सन्स की डेथ हो रही है। और ये बात भी सच है कि मतलब विद इन अ डिकेड में कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा हमारे पास में। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर्स फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर्स ऑफ दी डाई फ्रॉम इट एनुअली। और मतलब बता रखा है मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मतलब कैंसर से मतलब पीड़ित होते हैं और इंडिया में उनकी डेथ होती है। क्योंकि एक कारण ये भी है क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर डिजीज। इस वजह से मतलब कैंसर के केसेस में डेथ के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। The mechanisms that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas in research in biology and medicine। ये कह रहे हैं मतलब कि अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो नीट निकालने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन जब डॉक्टर बन जाओगे तो ये मत भूल जाना कि कैंसर के फील्ड में भी बहुत रिसर्च करने के लिए, ठीक है। ये इमेंस फील्ड है कि कैसे कैंसरस सेल्स, ऑन्कोजेनिक सेल्स क्या होती हैं और कैंसर सेल्स क्या होती हैं। In our body, the cell growth and differentiation is highly controlled and regulated। जैसे कि हमने सेल साइकिल में पढ़ा था पिछले ईयर जो हमने प्रीवियस बैच में देखा था कि सेल साइकिल में कैसे मतलब सेल साइकिल की हर एक फेज में चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स साइक्लिन इंजन्स होते हैं जो बताते हैं कि मतलब सेल अब डिवाइड करेगी नहीं करेगी, करेगी तो क्यों करेगी, और अगर कोई फॉल्ट है तो वो फिर डिवाइड नहीं कर सकती। तो वही मतलब बता रखा है इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। मतलब सेल साइकिल जो है बहुत हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड है क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक हुआ, यहाँ पर कुछ भी एरर होता है तो फिर वो आपकी लाइफ के साथ में एरर हो रहा है, पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्योंकि मतलब कैंसर सेल एक बार कॉज होगा तो फिर वो दूसरी सेल्स को न्यूट्रिएंट नहीं लेने देगा। अगर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएंगी तो सेल्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलने के कारण नॉर्मल सेल्स मतलब कम्पीट करेंगी और वो मारी जाएंगी और कैंसर सेल्स और रैपिडली डिवाइड करेंगी।
In cancerous cells, there is a breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property of contact inhibition by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि मतलब जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। मतलब सेल्स, काफ़ी सारी सेल्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, जब मल्टीप्लाई करने के ड्यूरेशन में क्या होता है कि एक नंबर के बाद में मल्टीप्लाई करना वो रोक देती है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर न्यूट्रिएंट की कमी आएगी बॉडी में, एटीपी की कमी आएगी, ग्लूकोज की कमी आएगी। लेकिन कैंसरस सेल्स, कुछ सेल्स इसमें से ऐसी होती हैं जो ये प्रॉपर्टी मतलब भूल जाती हैं, और जो प्रॉपर्टी ये भूल जाती हैं उन्हीं सेल्स को हम ऑन्कोजेंस बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक सेल्स बोलते हैं या कैंसरस सेल्स बोलते हैं। कैंसरस सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, मतलब कैंसर सेल्स वही होती हैं जो ये प्रॉपर्टी लॉस कर देती हैं। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to the masses of the cells called tumors. और यही कारण होता है जब मतलब जो सेल्स ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लूज कर देती हैं तो फिर वो रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं तो बल्क्स, मतलब बल्क्स में मल्टीप्लाई करती हैं, और उनको जब सेल्स ज़्यादा मल्टीप्लाई करती हैं तो एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, और जो काफ़ी सारी सेल्स जब एक जगह पे इकट्ठी होती हैं उन्हीं को ही हम ट्यूमर्स बोलते हैं। तो ट्यूमर्स क्या होती हैं बेसिकली, when a large number of quantity of cells मतलब rapidly multiply and accumulates on a particular area is known as a tumor। तो अब मतलब ट्यूमर्स कैसे कॉल होती हैं, मतलब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल्स में कैसे मतलब बदल जाती है। कुछ सब्सटेंस के कारण हो सकती है, कुछ म्यूटेशन के कारण होती है, और कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो नॉर्मली कैंसरस सेल्स हो सकती हैं, मतलब अगर उनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू। डेली हमारी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ कैंसरस सेल्स बनती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो ऑटोफेजी का प्रोसेस चलता है ना, ऑटोफेजी मतलब क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन सेल्स को मतलब ऑटोमेटिक जो सेल्स को उनको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको खा जाता है। एपोप्लास्ट जैसे आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, हमारी सेल्स, कुछ सेल्स जो हमारी सेल्स बॉडी में नुकसान कर सकती है तो उनको, या उनका मतलब जेनेटिक कंट्रोल हो गया है तो उनकी प्रोग्राम सेल डेथ करा दी जाती है, उसको हम एपोप्लास्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम मूव ऑन करते हुए एनसीईआरटी अपनी पढ़ रहे थे। As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट के लिए कम्पीट करती हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता है। ये सेल्स, कैंसर सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई करती हैं, तो इस वजह से जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट के लिए कम्पीट करेगी, और इससे उनका नंबर भी धीरे धीरे घटने लगता है और बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करना बंद हो जाती है। Cells load from such a tumors and distant sites so blood, and where they get lodged into the body they start a new tumors there। This property is called metastasis, the most feared property of the malignant tumors। अब कई बार क्या होता है, जब सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई करती होती हैं तो एक जगह एक्यूमुलेट होती हैं, उनको ट्यूमर्स बोलते हैं। और वही जब मतलब काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में जब एक्यूमुलेट होने लगती है हमारी बॉडी में, तो ब्लड्स के थ्रू मतलब टूट कर मतलब डिस्पैच होकर, मतलब डिटैच होकर ब्लड स्ट्रीम में चलने लगती है। जब वो एक बार एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करती हैं तो उस कंडीशन को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, और ये कैंसर की सबसे डिफिकल्ट, कह सकते हैं सबसे डेंजरस, फियरफुल कंडीशन होती है, क्योंकि जब इस चांसेस में पहुंच जाता है तो बॉडी में फिर हम लोग कोई भी इम्यूनोथेरेपी देंगे या कुछ ड्रग से ट्रीटमेंट करेंगे या कुछ यूवी रेज से, मतलब किसी भी तरीके से आयनाइजिंग रेडिएशन से उसको मतलब किल करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक जगह ट्यूमर है तो उसको तो हम रेडिएशन भेजकर या फिर मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स यूज़ कर जो कि मतलब मोस्टली कैंसर सेल्स को अफेक्ट करेंगी, लेकिन कुछ कम क्वांटिटी में और सेल्स को भी अफेक्ट करेंगी। तो वो तो हम टारगेटेड मतलब मेडिसिन तो हम यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि फिर वो पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, और यही वो कंडीशन होती है जिसमें पर्सन्स की ज़्यादातर डेथ होती है। अब कैंसर की कॉजेज क्या हैं उसको हम देख लेते हैं, आखिर कैंसर होता क्यों है। Transformation of normal cells into cancerous cells, neoplastic cells may be induced by physical, chemical, biological agents. These are called carcinogens। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, एलर्जेंस वो होते हैं जो एलर्जी को कॉज करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे पार्टिकल्स, फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो जो कैंसर को कॉज करते हैं, उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। और जो नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में मतलब अपने आप को मूव ऑन कर लेती हैं, उसको हम न्यूप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स। आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे, गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज कॉज डैमेज लीडिंग टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन।
जैसे कि नो आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई। इसीलिए मतलब एम्स के डायरेक्टर ने ड्यू टू कोविड की जब सेकंड वेव चल रही थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सारे पर्सन बचें सीटी स्कैन कराने के लिए, क्योंकि सीटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मतलब एक्सरेज एक साइड में मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से लिए जाते हैं, तो उसमें जितनी एक्सरेज हमारी बॉडी को मतलब पेनिट्रेट करेंगी, हमारे डीएनए को मतलब डैमेज करती हैं, म्यूटेशन करेंगे हमारी बॉडी में, ऐसी गामा रेज में म्यूटेशन करती हैं, तो ये हमारे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बदल देती हैं। जब ये स्ट्रक्चर डीएनए में अगर कभी चेंज आएगा तो फिर मतलब वो फिर अलग तरीके से किस तरीके से बिहेव करेगा वो तो हम जब उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे तभी पता चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं, तभी मतलब कैंसरस कॉज होता है। गामा रेज होगी, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे यूवी रेज जो हमारी लाइट में होती हैं, ये भी डीएनए को डैमेज करती हैं, लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। और कई बार क्या होता है, कुछ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जैसे कि कुछ फ्राइज मतलब मोमोज और क्या कहते हैं समोसास मतलब जो लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें होता क्या है, ऑयल्स मतलब मंथ्स तक मतलब ऑयल बॉईल करता रहता है, कम होता है, फिर उसमें दूसरा ऑयल वो मतलब फॉल आउट कर देते हैं, तो मतलब तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट होता रहता है, तो वो कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमारे नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। The chemical carcinogens present in the tobacco smokes has been identified as a major cause of lung cancer। और लंग कैंसर का एक मेजर कॉज ये होता है कार्सिनोजन जो हमारी टबैको में होते हैं, तो इसमें ये हमारे लंग्स में कुछ ऐसी सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स में बदल देते हैं जो कि नॉर्मली नहीं बदलती अगर स्मोकिंग नहीं करते, क्योंकि निकोटीन और डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं वो मतलब न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी मदद करते हैं। और कई बार मतलब कैंसर का कारण एक कुछ वायरसेस भी होते हैं, जैसे रेट्रोवायरस की बात आ गई। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, मतलब जो वायरसेस कैंसर को कॉज करेंगे उनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहेंगे, एंड दे हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस। और उनके पास जो जीन्स होते हैं उनको वायरल ऑन्कोजेंस बोलते हैं। और जीन्स क्या होते हैं, मतलब हमारे डीएनए की वो पर्टिकुलर यूनिट जिस पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको जीन्स बोलते हैं। Furthermore, several genes have called cellular oncogenes, or proto-oncogenes, have been identified in normal cells which, when activated under certain conditions, could lead to oncogenic transformation of these cells। अब ऐसा देखिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा कि फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस, हमारी बॉडी में भी कुछ वीक पार्ट्स होते हैं जिसमें नॉर्मल ही कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वो नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारी बॉडी के कुछ डीएनए के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, जिसमें अगर यूवी रेज आई तो उनका डैमेज हो जाएगा, या फिर मतलब हमारा कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस हमने यूज़ कर लिए तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे लंग्स में कुछ ऐसे मतलब सेल्स होंगी जिनका जो डीएनए होगा वो थोड़ा वीक होगा, वीक होने के कारण क्या होगा, अगर हमने स्मोकिंग यूज़ किया, टबैको यूज़ किया, तो वो सारे सेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगी ऑन्कोजीन्स में। ऑन्कोजीन्स में जब ट्रांसफर कर लेंगी तो फिर वो ट्यूमर कॉज करेंगी, तो ट्यूमर कॉज करेंगी तो फिर मेटास्टेसिस कंडीशन आ जाएगी और उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो ये हमने इसके कॉजेज देख लिए। अब इसका हम डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। अगर इसका हम अर्ली डिटेक्शन कर लें एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह करके, तो उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हम इम्यूनोथेरेपी या मतलब डिफरेंट मेडिसिन देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यूज एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट ऑफ फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमियास। अब कई बार मतलब होता क्या है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंजेक्शन से या मतलब कुछ भी मतलब एक ऐसा हम हमारी बॉडी का किसी एक टिश्यू को मतलब जिसमें डॉक्टर को डाउट लग रहा है उस टिश्यू को हम लोग थोड़ा सा उसका फ्लूइड या फिर उसकी सेल्स को हम निकाल लेते हैं और उसको फिर हम पैथोलॉजिस्ट के पास में भेजते हैं। पैथोलॉजिस्ट मतलब उस पर स्टडी करता है और फिर उनको रैपिडली मल्टीप्लाई करा के देखता है, तो फिर उसको कैंसर का पता निकाल पाते हैं। कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल हो गया, कुछ हम अगर ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर है तो उसमें क्या होता है, WBCs का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर नॉर्मली हमारा WBCs का काउंट अराउंड 60,000 के आसपास होता है, मतलब 1 लाख से अगर अंडर आ रहा है 60,000 40,000 यहाँ तक कि मतलब 4,000, नॉर्मली अगर कुछ वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारा WBCs का काउंट 4,000 से नीचे चला जाता है, अराउंड वही 6, 7, 8,000 के बीच में आता है। लेकिन अगर जब आपको ल्यूकेमिया है मतलब कैंसर ब्लड कैंसर है तो ये काउंट आपका 1 लाख 2 लाख 3 लाख में भी पहुँच जाता है।
तो ये मतलब नॉर्मल डिटेक्शन की होगी। बायोप्सी क्या? In biopsy, a piece of suspected tissue cut into thin sections is seen and examined under microscope histopathological studies by the pathologist. मोस्ट ऑफन आप लोग क्या समझते हैं, जो लैब में पैथोलॉजिस्ट होते हैं आप लोग समझते हैं टेक्नीशियन है, ये एक्चुअली एमबीबीएस करने के बाद एमडी करते हैं पैथोलॉजी से, मतलब ये काफ़ी बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं। इन्हीं की गाइडेंस में ये जो जनरल फिजिशियन होते हैं या सर्जरी जो करते हैं ये इनकी गाइडेंस में चलते हैं। तो ये अगर इल्यूजन आपके ब्रेन में है तो उसको निकाल दीजिए। और बायोप्सी कैसे करते हैं, हम सस्पेक्टेड मतलब टिश्यू लेंगे, उसको थिन सेक्शंस में काटेंगे और उसमें फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ होगी और पैथोलॉजिस्ट उसको फिर देखकर उसको बताएगा। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर्स। ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, हाई रेजोल्यूशन मतलब HRCT जिसको बोलते हैं, HRCT, और अपना लेकिन जो इसमें बेस्ट डिटेक्शन जो माना जाता है वो MRI का माना जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वो बहुत हाई होती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3-dimensional images of the internals of an object. I before that also have you told कि जो सिटी स्कैन होता है वो एक्चुअली एक्सरे ही होता है, लेकिन एक्सरे की जब एक पर्टिकुलर एंगल पे हम थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज लेते हैं तो वो सिटी स्कैन उसको बोलते हैं। MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. और MRI जो होता है मैग्नेटिक फील्ड्स और non-ionizing radiations का यूज़ करके हम किसी भी टिश्यू की पर्टिकुलर लोकेशन को पता निकालते हैं कि इसमें कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो हम ऑर्गन को सही से देख पाते हैं। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ क्योंकि मैं भूल गया था काफ़ी देर से, साइड नहीं हटा रहा। Antibodies against specific antigens are also used for detection of certain cancer. तो मतलब कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज भी यूज होती हैं। टेक्निक्स of molecular biology can be applied to detect genes in the individuals with inherent susceptibility to certain cancers. तो कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जो कि मतलब जानने के लिए कि कोई पर्सन इनहेरिटेड मतलब उसकी पूरी फैमिली पूरी पेडिग्री एनालिसिस में पता चलता है कि फैमिली में कैंसर चला आ रहा है, तो फिर हम जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उसकी मदद से हम लोग जान लेते हैं कि इसको किस पर्टिकुलर चीज़ से म्यूटेशन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. तो ये सारी चीज़ें हम जब मतलब डायग्नोज कर लेंगे कि किससे कैंसर कॉज हो रहा है और तो क्या चीज़ उसके लिए हार्मफुल है, तो उससे फिर हमारे काफ़ी हद तक प्रिवेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible, tobacco smoke in case of lung cancer. जैसे कि किसी पर्सन की मतलब पेडिग्री एनालिसिस में चला आ रहा है कि उसकी फैमिली में लंग्स कैंसर हुआ है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग, ये सारी चीज़ें। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट हम कैसे मतलब क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। The common approaches for the treatment of cancer are surgery, radiation therapy and immunotherapy. सर्जरी मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट हम ट्यूमर को निकाल लें, रेडिएशन से मतलब उस पर्टिकुलर ट्यूमर की सेल्स को हम किल कर दें, थेरेपी मतलब कुछ ऐसी केमिकल्स टॉक्सिक मेडिसिन दे दें जो कि मतलब मोस्ट ऑफ दी सेल्स कैंसर सेल्स को अटैक करें, कम से कम हमारी नॉर्मल सेल्स को अटैक करें, तो इससे मतलब कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इम्यूनोथेरेपी मतलब हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें कि वो जाकर सारी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कराएं। In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor masses several. Chemotherapeutic drugs are used to kill cancer cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have been side effects, the hair loss, anemia, etc. मतलब मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं उसका मतलब साइड इफेक्ट जैसे कि हेयर लॉस वगैरह होता है, लेकिन इनका प्रिंसिपल वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंसर सेल्स को अटैक करेंगी, कम से कम ये हमारी बॉडी की सेल्स को अटैक करेंगी, इसलिए ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ज़्यादातर कैंसर को हम जो ट्रीट करते हैं वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर मतलब किस पर्सन में कितना अटैक है उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। और ट्यूमर सेल्स के पास में p53 रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स नॉर्मल हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको पहचानने से बचा लेते हैं, इम्यून सिस्टम उस पर अटैक नहीं कर पाता है और इसलिए ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो पाते हैं।
तो साइंटिस्ट आर मतलब फाइंडिंग दी वे जिससे कि मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा एक्टिवेट कर दे कि वो कैंसर सेल को पहचान पाए, और एक बार पहचानने लगेगा तो फिर कैंसर को ट्रीट करना किसी मामूली बीमारी से कम नहीं होगा। और आपने मतलब जनरली देखा होगा, चलिए हम आगे बात करते हैं फिर उसको बताते हैं। Therefore, the patients are given substance called biological response modifiers such as alpha interferons which activates their immune system and helps in destroying the tumor. कई पेशेंट्स में हम अल्फा इंटरफेरॉन्स का यूज करते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स वो केमिकल पार्टिकल्स मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि मतलब ये कैंसर सेल्स है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। अब बेसिकली हमने कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। एक चीज़ मतलब आप थोड़ी सी अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मतलब हर एक पर्टिकुलर रिलीजन में फास्टिंग का कल्चर बहुत है। तो फास्टिंग क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मतलब जो हमारी बॉडी में फालतू में सेल्स मल्टीप्लाई कर रही हैं, सेल्स डिवाइड कर रही हैं, उन सबको रोकता है, क्योंकि मतलब उसमें एनर्जी की क्राइसिस हमारी बॉडी में आती है। तो फिर जो फालतू की सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम भी काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो काफ़ी सारी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। जब सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है तो अनवांटेड सेल्स हमारी बॉडी से पहले ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, तो कैंसर के कई हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए मतलब हर एक रिलीजन में फास्टिंग का कल्चर है। चलिए हम आप आज के इस लेक्चर को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कोहल अब्यूज़ कंप्लीट कर और अपना ये सब कुछ हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ फिनिश हो जाएगा। और आप लोग क्विज़ेस जरूर अटेंड कीजिए, DPS जरूर दीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर आप ये लेक्चर IGTV पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक एंड सपोर्ट योर चैनल टू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।